जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खान लर्निंग क्लास में। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज हम इसमें लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि ओल्ड क्वेश्चंस पेपर से रिलेटेड हैं। आप देख सकते हैं परीक्षा तिथि 1 फरवरी 2023 का ये पेपर है। इसमें पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं जो कि 75 मार्क्स की आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। टेट एग्जाम का प्री निकालने में हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे, बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चे भी आपकी इस फ्री क्लास का लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप सीटेट और टेट एमपी टेट जो होता है उसका जो सिलेबस होता है वो सिमिलर होता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता उसमें, बस ये कि वो सेंट्रल लेवल पर होता है। तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए एमपी टेट वर्ग 3 का ये पेपर है जो परीक्षा तिथि 1 फरवरी 2023 को हुआ था। तो देखिए इसमें निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न नंबर 1 है, पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो अपठित गद्यांश क्या है देख लेते हैं एक नज़र। बात 20वीं सदी की शुरुआत की दक्षिण भारत के एक विद्यालय में गणित की कक्षा चल रही थी। एक अध्यापक विद्यार्थियों को भाग देने की विधि समझा रहे थे कि भाग देना, डिवाइडेशन करना क्या होता है। अध्यापक ने बताया अगर 4 आमों को 4 बालकों में बांटा जाए तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये अपठित गद्यांश को देख लेना है, समझ लेना है। सबसे पहले मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, आप जाएंगे पहले अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। अध्यापक विद्यार्थियों को कौन सी प्रक्रिया समझा रहे हैं? जोड़ की प्रक्रिया, घटाने की प्रक्रिया, भाग करने की प्रक्रिया या फिर गुणा करने की प्रक्रिया। सो अध्यापक कौन सी प्रक्रिया से समझा रहे हैं बच्चों को? तो आप समझ गए ऊपर कि अध्यापक जो है विद्यार्थियों को भाग करने की प्रक्रिया समझा रहे हैं, डिवाइडेशन करने की प्रक्रिया समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गद्यांश में भारत के किस क्षेत्र के विद्यालय का प्रसंग है? इस गद्यांश में विद्यालय के किस क्षेत्र के विद्यालय का भारत के किस क्षेत्र के विद्यालय का प्रसंग है? उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का, पूर्वी भारत का या फिर पश्चिमी भारत का? तो इस गद्यांश के अंतर्गत भारत के किस क्षेत्र के विद्यालय का प्रसंग है? तो ऑप्शन नंबर बी वो है दक्षिण भारत का। उपर्युक्त गद्यांश में भारत के दक्षिण भारत क्षेत्र के एक विद्यालय में गणित की कक्षा का प्रसंग है। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप इसको पढ़ लेंगे गद्यांश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में ब्लैंक किया जाए तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। तो आप समझ गए, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में क्या किया जाए? वर्गीकृत नहीं होगा, विकसित भी नहीं होगा, वर्णित भी नहीं होगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विभाजित किया जाए तो प्रत्येक को कितने आम मिलेंगे, मतलब कितने आम उसको मिलेंगे। अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में किया जाए तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। तो क्या किया जाएगा? सो ऑप्शन नंबर ए जो है, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति में निम्नलिखित शब्द आएगा। अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में विभाजित किया जाए, मतलब बांटा जाए, तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। क्योंकि अभी अभी हमने गद्यांश में पढ़ा, क्या सिखाया जा रहा है उसमें? भाग करना सिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र का प्रश्न सुनकर अध्यापक की क्या प्रतिक्रिया थी? छात्र का प्रश्न सुनकर अध्यापक की क्या प्रतिक्रिया थी? अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए, अध्यापक बहुत निराश हुए, अध्यापक कुछ विचलित से हुए या अध्यापक कुछ क्रोधित से हुए? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार छात्र का प्रश्न सुनकर अध्यापक कुछ विचलित से हुए। ये आपको गद्यांश से पढ़कर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक ने विद्यार्थी को क्या उत्तर दिया? शून्य जैसी कोई अवधारणा नहीं है, शून्य का कोई मान नहीं होता, शून्य का शून्य से विभाजन हो सकता है, शून्य को गिनती में नहीं रखा जा सकता। सो अध्यापक ने विद्यार्थी को क्या उत्तर दिया था? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि शून्य का कोई मान नहीं होता। समझिएगा इस क्वेश्चन को, महत्व तो होता है बट शून्य का जो है, 0 का जो है कोई मान नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उसकी वैल्यू तभी होती है जब वो किसी संख्या के पीछे लगता है।
ठीक है ना। आगे अगर लगेगा तो 0, 1, 0, 2, 0, 3 इसका कोई महत्व नहीं होता है। 0 का लिकेज संख्या के बाद यदि वो लगेगा 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0 तो उसका मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ऑप्शन जो बी है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार अध्यापक ने विद्यार्थी को ये उत्तर दिया कि 0 का कोई मान नहीं होता सिंगल वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र को अध्यापक से प्रश्न पूछने की आवश्यकता हुई। छात्र को क्या? अध्यापक से प्रश्न पूछने की आवश्यकता हुई, क्योंकि छात्र को प्रश्न करने की आदत थी। छात्र को अध्यापक की बात समझ नहीं आ रही थी। अध्यापक ने छात्र को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित किया था, या फिर छात्र को अध्यापक ने बनाए सूत्र में गलती नजर आ रही थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि छात्र को अध्यापक से प्रश्न पूछने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, छात्र को अध्यापक के बनाए सूत्र में गलती नजर आई थी। ये जरूरी नहीं है कि गलती टीचर से हुई, गलती किसी से भी हो सकती है, बाय मिस्टेक ऐसा हो सकता है कि गलत लिख गया हो। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार छात्र को अध्यापक से प्रश्न पूछने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि छात्र को अध्यापक के बनाए सूत्र में गलती नजर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है? भिन्न मतलब अलग है। सर्वश्रेष्ठ, विद्यार्थी, मेधावी या असाधारण। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा शब्द अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी इसमें अलग वर्ड है, डिफरेंट वर्ड है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ भी एक ही है, मेधावी, असाधारण ये सब एक जैसे शब्द हैं, क्योंकि दिए गए विकल्प में विद्यार्थी भिन्न शब्द है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ, मेधावी, असाधारण समानार्थक शब्द हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यालय का संधि विच्छेद है। ये तो आप बहुत सरल सा क्वेश्चन है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि विद्यालय का संधि विच्छेद है। विद्याधनालय, विद्य प्लस आलय, विद्य प्लस अलय, विद्य प्लस अलय। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सो ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय का जो संधि विच्छेद है वो विद्याधन आलय होगा, तथा इसमें दीर्घ संधि होगी, क्योंकि इसमें दो बड़ी मात्राएं साथ में, विद्या मतलब द्या में भी बड़े आ का डंडा है, बड़े आ का अबोध हो रहा है, और बड़ा आ तो आगे उसमें लगा ही है। तो जहां दो बड़ी मात्राएं हों वहां दीर्घ संधि होती है। तो दीर्घ संधि की परिभाषा और उदाहरण भी देख लेते हैं कि दो शब्दों के मेल के दौरान जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी अमुक स्वर का ही लघु या दीर्घ रूप हो तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उसी अमुक स्वर का ही दीर्घ स्वर उच्चारित हो तो वहां दीर्घ संधि होती है। उदाहरण देख लेते हैं, धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ, बड़ा आ बन गया, माँ में एक आ है, प्लस आ में तो आ है ही, एक छोटा डंडा और एक छोटे आ का डंडा मिलकर क्या बनता है? बड़े आ का डंडा बनता है, मतलब बड़े आ की मात्रा बनती है। तो क्या हो जाएगा? धर्मार्थ। स्व प्लस अथी तो क्या हो जाएगा? स्वार्थी। ठीक है ना, अर्थी है इसमें, तो इसमें लिखा नहीं है रहा, स्व प्लस आर्थी तो स्वार्थी। मत प्लस अनुसार तो ता में भी आ है और आ तो है ही छोटा, तो दो छोटे आ जब मिले तो क्या बना? मतानुसार, और आ का विलोप हो गया इसमें, तो क्या बन जाएगा? मता, क्योंकि ता में एक ही आ की मात्रा आ गई है। मतानुसार मतलब विचारों के अनुसार। सो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय का संधि विच्छेद विद्याधन आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मविश्वास का समास विग्रह है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मा और विश्वास, आत्म से विश्वास, आत्म का विश्वास या आत्म पर विश्वास। सो राइट आंसर आप समझ गए, ऑप्शन नंबर डी कि आत्म पर विश्वास। आत्म मतलब होता है स्वयं, अपन खुद, और विश्वास मतलब अपने आप पर विश्वास। तो आत्मविश्वास का समास विग्रह आत्म पर विश्वास होगा। आत्मविश्वास अर्थात आत्मा पर विश्वास। इस शब्द में पर विभक्ति का लोप होने के कारण क्या अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी शक्ति और योग्यता पर विश्वास। जिस समास में पूर्व पद, पूर्व मतलब पहला पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो वहां तत्पुरुष समास होता है। ये थे हमारे 9 क्वेश्चन गद्यांश से। अब हमारे आते हैं काव्यांश के प्रश्न। निर्देश, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यथा समय मुकुलित हो, यथा समय पुष्पित हो, यथा समय फल दे आम और जामुन, लीची और कटहल, तो फिर मैं ही बांझ रहूं, मैं ही ना दे पाऊं परिणत प्रज्ञा का अपना फल, ये कैसे होगा, ये क्यों कर होगा।
सलिल को सुधा बनाए तटबंध, धरा को मुदित करे नियंत्रित नदियां, धरा मतलब धरती, तो फिर मैं ही रहूं निर्बंध, मैं ही रहूं अनियंत्रित। काव्यांश में किन फलों के पुष्पित होने की बात हुई है, मतलब किन फलों के पुष्पित होने की बात कही गई है। पुष्पित मतलब फूलों के। आम, लीची या पपीता, आम, शहतूत या कटहल, आम, जामुन या लीची, या आम, कटहल या सेब। तो किसके बारे में कही गई है उपर्युक्त पद्यांश में? आम, जामुन और लीची के पुष्पित होने की बात कही गई है। उपर्युक्त काव्यांश में आम, जामुन, लीची तथा कटहल फलों से पुष्पित होने की बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि द्वारा स्वयं किस फल को देने की बात की गई है? योमक्षेम का फल, भावनाओं का फल, आशाओं का फल, या बुद्धि और प्रतिभा का फल। तो कवि द्वारा स्वयं किस फल के देने की बात की गई? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कवि द्वारा स्वयं बुद्धि और प्रतिभा का फल देने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन पंक्तियों के माध्यम से कवि के आश्चर्य भाव का पता चलता है? ये क्यों कर होगा, यह यथा समय पुष्पित हो, मैं ही ना दे पाऊं तो फिर मैं ही बांझ रहूं। मतलब किन पंक्तियों के माध्यम से कवि के आश्चर्य भाव का पता चलता है कि उसे आश्चर्य हो रहा है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो फिर मैं ही बांझ रहूं, मतलब उसे ये आश्चर्य हो रहा है। तो फिर मैं ही बांझ रहूं, मैं ही रहूं अनियंत्रित। उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि के आश्चर्य भाव का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को आनंदित करने में किसका योगदान है? मतलब पृथ्वी को आनंदित मतलब खुश करने में किसका योगदान है? नदियों का, मिट्टी का, बुद्धि का, मनुष्य का। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त काव्यांश के अनुसार पृथ्वी को आनंदित करने में नदियों का योगदान है। मतलब पृथ्वी को आनंदित कौन कर रहा है? क्योंकि उस पर सलिल सलिल नदियां बह रही हैं, तो नदियों का ही योगदान है। यथा सलिल को सुधा बनाए तटबंध, धरा को मुदित करे नियंत्रित नदियां। ये हमने पढ़ी थी लाइन, उसमें काव्यांश में ये लाइन है कि नियंत्रित जो नदियां हैं वो सलिल को सुधा बनाए तटबंध, धरा को मुदित करे नियंत्रित नदियां। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन पंक्तियों में सृजन का भाव झलकता है? सृजन मतलब क्रिएटिविटी। आम और जामुन, लीची और कटहल, तो फिर मैं ही बांझ रहूं, यथा समय पुष्पित हो, यह कैसे होगा? किन पंक्तियों में सृजन का भाव झलकता है? सृजन का भाव क्रिएटिविटी किस में हो रही है? सी, यथा समय पुष्पित होना। पुष्पित होना मतलब फूल खिलना, तो क्रिएटिविटी हो रही है ना, यथा समय पुष्पित हो, यथा समय फल दे। उपरोक्त पंक्तियों में सृजन का भाव झलकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथा समय से तात्पर्य है समय के अनुसार, समय के बाद, अचानक या समय से पहले। तो यथा का आप मतलब समझ गए कि समय के अनुसार, यथा संभव, ठीक है ना, यथा तिथि, तो यथा दिवस, समय के अनुसार, दिन के अनुसार, तो ये सारे के अनुसार, जहाँ यथा हो वहाँ के अनुसार का मतलब ही सही है। यथा समय से तात्पर्य समय के अनुसार, तथा इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का भी आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया कि कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो यथा जहाँ दिख जाए वहाँ समझ जाइएगा कि अव्ययी भाव समास होता है जिस समास का पहला पद कोई अव्यय यानी अविकारी शब्द होता है, उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा समय, समस्त पद तथा यथा और समय के योग से बना है। इसका पूर्व पद मतलब पहला पद यथा अव्यय है और इसका विग्रह होगा समय के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं। बोली और भाषा एक ही है। एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं और बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम्य है, ठीक है ना, समझने योग्य। तो भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है इसमें? किसी ऑप्शन, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, मतलब बोलियां कई हो सकती हैं, भाषा तो एक ही है। एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। भाषा के बारे में सही कथन है कि एक भाषा के अंदर अनेक बोलियां हो सकती हैं, लेकिन एक बोली के अंदर अनेक भाषा कभी नहीं हो सकती। एक भाषा के विभिन्न बोलियों बोलने वाले परस्पर एक दूसरे को समझ लेते हैं, किंतु विभिन्न भाषाएं बोलने वाले दूसरों को
समझ नहीं सकते। मतलब विभिन्न भाषाएं जो अलग अलग होती हैं तो हमें नहीं समझ में आती, लेकिन बोलियां जो अलग अलग हो जाती है वो तो समझ में आ जाती हैं। जैसे खड़ी बोली, मैं जाता हूँ, खड़ी बोली में क्या, जाता हूँ। बोलने वाला ब्रज भाषा का जान लो, आसानी से समझ लेगा, लेकिन अंग्रेजी का आई गो नहीं समझ सकेगा। सो राइट आंसर आप समझ गए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निपुण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निपुण क्या है। ये हम अभी ऊपर पिछली वीडियोस में भी हमने पढ़ा था। NIPUN सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान निपुण क्या है। ये विद्यालयी बच्चों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम है। ये विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संज्ञा ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है। ये विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन और गणितीय कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है। ये विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में देशभक्ति विकसित करने का कार्यक्रम है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ये विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है। मतलब ये मिशन विद्यालय के बहुत छोटे बच्चे जो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। निपुण का अर्थ है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता। निपुण भारत योजना का मुख्य उद्देश्य आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वर्तमान में क्या देख सकते हैं कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। 7 जुलाई 2021 को धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की गई थी। मतलब ये कब का है, 7 जुलाई 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ग्राह्य कौशल कहेंगे। मिसप्रिंट हुआ है इसमें, निम्नलिखित में से किसे ग्राह्य कौशल कहेंगे। पठन और श्रवण, पठन और वाचन, लेखन और श्रवण या लेखन और वाचन। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्राह्य कौशल मतलब ग्रहण करने योग्य कौशल किसे कहेंगे, निम्नलिखित में से पठन और श्रवण को ग्राह्य कौशल कहेंगे। पठन कौशल लिखी हुई सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करना ही क्या है, पठन कौशल है। कौशल मतलब स्किल, रीडिंग स्किल। श्रवण कौशल मतलब लिसनिंग स्किल, किसी का वाचन सुनने और सुनकर अर्थ एवं भाव को समझने की प्रक्रिया या प्रोसेस श्रवण कौशल लिसनिंग स्किल कहलाती है। ऐसा नहीं कि हमने सुन लिया तो हमारे अंदर कौशल आ गया, नहीं, सुनकर उसके अर्थ को, भाव को यदि हम समझ गए तो हमारे अंदर लिसनिंग स्किल है, श्रवण कौशल है। वाचन तथा लेखन अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभाषावाद क्या है। विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन, कार्यालयी भाषा, सह कार्यालयी भाषा और अंग्रेजी का अध्यापन, विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम, विद्यालय के रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 भाषाओं का शिक्षण। तो बहुभाषावाद क्या है, सो इसका ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बहुभाषावाद विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम है। बहुभाषावाद या बहुभाषिता से तात्पर्य क्या है कि एक से अधिक भाषाओं, बहु से ही मतलब समझ गए, बहु मतलब बहुत सारे या एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग से है। किसी बच्चे द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग बहुभाषावाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आए। मतलब जो पशुओं के जो छोटे बच्चे खेलते हैं ना, घोड़ा वगैरह है, गाय वगैरह है, तो ऐसे खिलौने और वाहन वाले खिलौने जैसे ट्रैक्टर है, बस है, कार है, ये लेकर आए। तो भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने क्या हैं? ऑप्शन है इसके शिक्षण सामग्री है, वास्तविक सामग्री है मतलब रियल या वास्तविक वस्तुएं हैं, वास्तविक वस्तुएं या प्रदत्त कार्य है। तो बच्चों से घर से इस तरह की कोई चीज़ें मंगवाने का क्या कार्य है कि शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ये वास्तविक सामग्री है, रियलिटी है। मतलब बच्चे उसको जीवंत देखकर उससे सीख पाएंगे कि ये
बस होती है, इसे ट्रैक्टर कहते हैं, इसको कार कहते हैं। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले खिलौने लेकर आएं। तो भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से खिलौने वास्तविक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है। कक्षा 3 की एक बालिका है, एक छात्रा है जो शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि मतलब जो उसकी वॉइस होती है वो समझ लेती है, पढ़ लेती है। वे क्या करने का प्रयास कर रही है? संकेत बनाना, एनकोडिंग, संकेत खोलना, डिकोडिंग, अर्थ निर्माण या फिर अर्थ के लिए पठन कर रही है। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संकेत खोलना, डिकोडिंग कर रही है वो, मतलब उसके अक्षर की ध्वनि समझ रही है और उसको पढ़ भी रही है, तो वो संकेत खोलना, डिकोडिंग कहते हैं इसे, ये कर रही है। कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है, पढ़ लेती है, तो वह संकेत खोलना मतलब डिकोडिंग करने का प्रयास कर रही है। डिकोडिंग सीखने के लिए बुनियादी आधारभूत कौशल बच्चों के शब्द पहचानने की क्षमता होती है। डिकोडिंग कहते हैं उसको, जब बच्चे शब्द पहचान लेते हैं और उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं तो वो डिकोडिंग कहलाती है। जो बच्चा शब्द और उसके अर्थ को जितनी बेहतरीन तरीके से समझ सकता है वह संकेत खोलना यानी डिकोडिंग के कौशल को उतनी अच्छी गति से सीखना है या सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे कीरम कांटे मतलब स्क्रिबलिंग बना सकें। कीरम कांटे जो होते हैं स्क्रिबलिंग कहते हैं उन्हें, बना सके, चित्रकारी कर सके, मतलब कोई भी रेखाएं खींच सकें या उनके माइंड में जो भी इमेजिनेशन चलता रहता है वो बच्चे दीवारों पर बना सके। तो बच्चों की इन गतिविधियों को आप क्या कहेंगे? आरंभिक साक्षरता है, हाथ आंख समन्वय है, लेखन विकास है या चित्रकारी सीखना है? तो राइट आंसर ऑप्शन है आरंभिक साक्षरता है, क्योंकि बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। पहली बार में बच्चे कभी अक्षर लिखना नहीं सीख जाते, वो इसी तरह से टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाकर ही लिखना सीखते हैं। तो पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे कीरम कांटे बना सकें, चित्रकारी कर सकें। तो इसे स्क्रिबलिंग में छोटे बच्चे आमतौर पर अपनी कलम और पेंसिल को आगे पीछे या ऊपर नीचे की स्थिति में घुमाते हैं तथा आड़ी तिरछी रेखा बनाकर लिखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है? तुकबंदियां लगाना और शिशु गीतों का नहीं है। भाषा विकास, मूल्य विकास, कल्पनाशीलता एवं अनुमान, व्याकरणिक क्षमता का विकास। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कि व्याकरणिक क्षमता का विकास, क्योंकि उनमें व्याकरणिक क्षमता तो होगी नहीं, क्योंकि वो अभी तो तुकबंदियां लगा रहे हैं और कुछ गीतों के माध्यम से गुनगुना रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया से क्या आशय? बच्चों में पठन विकार, संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं ये समझने में समस्या का सामना करना, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के संचालन में समस्या, शिक्षार्थियों में एक समझ विकार। सो डिसलेक्सिया आप समझ गए होंगे किससे संबंधित विकार है, तो ये है बच्चों में पठन विकार। डिसलेक्सिया में बच्चों को शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होती है या पठन विकार से संबंधित होती है। डिस्ग्राफिया में बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता तथा डिसकैल्कुलिया में उसे गणित में दिक्कत आती है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है, कक्षा 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का विकास हो चुका है। अब वह अंग्रेजी को अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है? पठन निपुणता का विकास हो रहा है, दक्षता संवर्धन हो रहा है, पठन का कौशल हो रहा है या कौशल अंतरण हो रहा है? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौशल अंतरण हो रहा है, क्योंकि अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है, कक्षा 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का विकास हो चुका है। अब वे अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़ने लगा है और अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में कौशल अंतरण प्रतिबिंबित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक विद्यालय शिक्षा के बुनियादी वर्षों में मतलब बेसिक ईयर्स में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द समूहों, शिशु गीत, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। तो वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण
कर रहा है? समग्र भाषा उपागम, शब्द विधि, स्वनिम उपागम या समग्र वाक्य उपागम? तो किसका अनुसरण कर रहा है? तो वो कर रहा है ऑप्शन नंबर ए, समग्र भाषा उपागम का अनुसरण कर रहा है। क्योंकि क्या है कि भाषा अधिगम के समग्र भाषा उपागम का अनुसरण कर रहा है। समग्र भाषा पद्धति सीखने की प्रक्रिया का एक तरीका है। इसमें बच्चों को वाक्यों, शब्दों को संदर्भ के साथ संपूर्णता में पढ़ने और समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपनी सर्वाधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया। आप क्या पसंद करते और क्या पसंद नहीं करते, उससे निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा? क्या सेंटेंस दिया गया कि आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते, तो उससे निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा? बहुविकल्पी प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है, पाठ से बाहर के प्रश्न एक्स्ट्रापोलेटिव है या खुले अंत वाले प्रश्न है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न खुले अंत वाले प्रश्न यानी प्रारूप के अंतर्गत आएगा। खुले अंत वाले प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार का प्रश्न बच्चों को स्वाभाविक जिज्ञासा को बढ़ाना है और उन्हें स्वयं से सोचने की चुनौती देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है, मतलब एक आर्टिकल। यह पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आई? प्रामाणिक सामग्री है, प्राकृतिक सामग्री है, सृजित की गई सामग्री है, पर्यावरणीय सामग्री है? तो कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री देती है और प्रकृति पर ही अपना अनुच्छेद लिखती। तो आप समझ गए ऑप्शन नंबर सी, मतलब प्रकृति के माध्यम से बच्चों से क्रिएटिविटी करवाना चाहती है। सृजित की गई सामग्री है, क्रिएटिव की गई सामग्री है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटा गया है और अपनी रुचि का विषय चुनने के लिए कहा गया है। 5 समूहों में बांट दिए गए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को और उन्हें अपनी रुचि का विषय चुनने के लिए कहा गया। बच्चों ने समूह में थीम पर आंकड़ों का संग्रहण किया और रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को आप क्या कहेंगे? प्रदत्त कार्य है, समूह कार्य है, परियोजना कार्य या सहपाठी कार्य है? राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये परियोजना कार्य मतलब प्रैक्टिकल वर्क है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 समूह में बांटा गया है और अपनी रुचि का विषय चुनने के लिए कहा गया है। तो ये थीम, आंकड़ों का संग्रहण किया, रिपोर्ट लिखी, भाषा अधिगम की इस विधि को या गतिविधि को परियोजना कार्य कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट, विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम को नाम बताइए। मतलब विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम के नाम बताइए। भाषा सम्मेलन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज़ादी का अमृत महोत्सव या भाषा संगम? तो राइट आंसर आप समझ गए ऑप्शन नंबर डी है, ये भाषा संगम हो रहा है। मतलब भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने, मतलब उन्हें प्रोग्रेस करवाने के लिए भारत सरकार के कार्यक्रम चलाए गए, तो वो हैं भाषा संगम। विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम का नाम है भाषा संगम। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये भाषा संगम पहल स्कूली छात्रों को उनकी मातृभाषा के अलावा अन्य भारतीय भाषाएं सिखाने के लिए बुनियादी बातचीत कौशल प्रदान करेगी। अब ये कब स्टार्ट हुआ था? तो भारत सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के तहत भाषा संगम नाम का एक पहल शुरू की है, जो कि इसकी शुरुआत 27 नवंबर 2018 से की गई है। तो ये थी हमारी आज की 30 प्रश्नों की क्लास, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.